जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली इंडिया की रिचेस्ट फैमिली की प्री वेडिंग की चर्चा सारी दुनिया में है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ का खर्चा एस्टिमेट किया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं ये अमाउंट अंबानीज के सिर्फ 3 दिन के इनकम के बराबर है। सो हाउ डिड अंबानीज गॉट दिस क्रेजी रिच? आइए जानते हैं डिटेल में रिलायंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड कैसे आज मुकेश अंबानी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल है। धीरूभाई अंबानी के फादर एक स्कूल टीचर थे एंड उनका जन्म दिसंबर 28, 1932 को गुजरात के शोरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक साधारण विलेज फैमिली में हुआ था। 17 की एज में ही उन्होंने एडन जाकर अपने भाई को ज्वाइन करने का फैसला किया, जो कि उस टाइम की एक दूसरी ब्रिटिश रूल्ड कॉलोनी थी। उन्होंने अपना कैरियर एंटोनिन बेसे एंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में क्लर्क के तौर पर स्टार्ट किया, जो कि 1950s की स्विस कैनाल के ईस्ट की लार्जेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म थी। वहां से वो ट्रेडिंग, अकाउंटिंग और अदर बिजनेस स्किल्स डेवलप करके 1952 में बॉम्बे आ गए। उन्होंने लेट 1950s में यहाँ आकर स्पाइसेस में ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे नाम दिया गया रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। जल्दी उन्होंने मौका देखकर दूसरी कमोडिटीज में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने हायर क्वालिटी और स्मॉलर प्रॉफिट्स की स्ट्रेटेजी का यूज किया, जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया। कमोडिटी सेक्टर में और एक्सपेंशन की गुंजाइश ना दिखते हुए धीरूभाई अंबानी ने अपना फोकस सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की तरफ लगा दिया। उन्होंने 1966 में पहली रिलायंस टेक्सटाइल मिल खोली और इसी के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अपना पहला कदम रख दिया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने समय के साथ रिलायंस को एक पेट्रोकेमिकल जाइंट के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पेरेंट कंपनी ऐसी कंपनीज को एक्वायर या उनके साथ मर्जर कर ले जो उनका रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। ऐसे पेरेंट कंपनी की इन्वेंट्री काफी बड़ी हो जाती है और तो और सप्लाई चेन्स में दिक्कत भी नहीं आती। इसके बाद में उन्होंने प्लास्टिक्स और पावर जनरेशन को भी रिलायंस के बिजनेस का हिस्सा बना लिया। नेशनलाइज्ड बैंक से फाइनेंस ना मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस को पब्लिक कर दिया। एक अस्थिर अर्थव्यवस्था और क्रिपलिंग गवर्नमेंट की रेगुलेशंस एंड ब्यूरोक्रेसी के बावजूद उन्होंने रिलायंस को सक्सेसफुली एक्सपैंड किया एंड प्रॉफिटेबल बनाया। इसके कारण राजनीतिक हेरफेर, भ्रष्टाचार और इंजीनियर रेड्स ऑन कॉम्पिटिटर्स जैसे कितने ही आरोप उन पे लगाए गए, लेकिन फिर भी रिलायंस का हैंडसम डिविडेंड्स और धीरूभाई अंबानी की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और उनके विजन ने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को टस से मस नहीं होने दिया। इंडिया के एवरेज इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट भी अंबानीज को ही दिया जाता है। और तो और रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग्स जो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में ऑर्गेनाइज करी जाती थी, उसे हजारों लोग अटेंड करते थे। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की भाग दौड़ अपने बेटे मुकेश और अनिल अंबानी को मिड 1980s में सौंप दी। आफ्टर द डिमाइस ऑफ धीरूभाई अंबानी जी, मुकेश और अनिल अंबानी ने रिलायंस को अपने जॉइंट लीडरशिप के अंडर सक्सीड किया। हालांकि कुछ ही टाइम बाद कंपनी पे कंट्रोल को लेकर दोनों भाइयों के बीच टकरार हो गई। तभी उनकी मां कोकिलाबेन जी ने रिलायंस को एक नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट 2006 के अंडर दोनों भाइयों में स्प्लिट कर दिया, जिसमें RIL के अंडर मुकेश अंबानी के पास गैस, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स की कमांड आई, वहीं अनिल अंबानी को टेलीकम्युनिकेशंस, पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज की कमांड मिल गई। मुकेश अंबानी को वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टार्टअप पेट्रोलियम रिफाइनरी को कमीशन करने का पूरा क्रेडिट दिया जाता है। ये फैक्ट्री जामनगर, गुजरात में 1999 में एस्टैब्लिश करी गई थी। यही नहीं, इसके साथ बहुत सारी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी सेटअप करी गई थी, जिसने रिलायंस के प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिया। 2008 में डिमांड्स के अगेंस्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी ने जामनगर रिफाइनरी के पास एक और रिफाइनरी का एडिशन कर दिया। 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल नाम से एक रिटेल नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, जिसमें ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स दोनों ही शामिल थे, जिसपे रिलायंस ने इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल नेटवर्क होने का क्लेम कर दिया और आज उसका नेटवर्क बेस 249 मिलियन कस्टमर्स का बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम को भी परचेज किया, जिसका सक्सेस आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियंस एक लौती ऐसी IPL टीम थी जिसका ब्रांड वैल्यू 2020 में भी बढ़ता गया, जबकि सारे स्टेडियम्स पैंडेमिक से खाली पड़े थे। मुंबई इंडियंस ने मोस्ट वैल्यूएबल IPL ब्रांड्स 2021, 22 और 23 की पोजीशंस को बनाए रखा। 2010 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों ने म्यूचुअली नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट 2006 को खत्म कर दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने 2016 में रिलायंस के सब्सिडियरी कंपनी जियो का फॉर्मेशन किया, जिसे
जिसे डेडिकेटेडली टेलीकम्युनिकेशंस और ई कॉमर्स के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। 2016 में जियो ने पहला नेशन वाइड 4G नेटवर्क लॉन्च किया। यही नहीं, अगस्त 2023 के डेटा के हिसाब से जियो का कस्टमर बेस ऑलरेडी 450 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर चुका है और 5G कस्टमर्स का नंबर 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है। इस सक्सेस को देखते हुए मुकेश अंबानी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जियो 6G कैपेबिलिटीज लाने वाली फर्स्ट कंपनीज में शामिल होगी। इसके बाद अब फरवरी 2024 में रिलायंस के वाईकॉम 18 और डिज्नी के बीच $8.5 बिलियन का एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश हुआ है, जो इसे इंडिया की एक लीडिंग मीडिया कंपनी में से एक बना देगा। इसके पास डिज्नी प्रोडक्शंस के डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट्स रहेंगी और ये कंपनी एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की कवरेज इंडिया की 750 मिलियन यूजर्स तक एक्सपैंड करेगी, जिसे हेड करेंगी मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी। तो दोस्तों, आज जो आप पैसा और पावर देख रहे हैं, इसके पीछे टोटल 58 इयर्स की कड़ी मेहनत है। मुंबई की चौल से लेके एंटीलिया तक का सफर अंबानीज के लिए आसान नहीं रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि रिलायंस की लेगेसी आगे भी कायम रहेगी।